नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के नोट्स लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 1 है पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 9th का। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, इससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो नोट्स है पूरे एनसीईआरटी को कवर कर देगा और आपका एनसीईआरटी का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि डेफिनेशन क्या होती है डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी एक तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, जो रूलर्स होते हैं या जो ये कह सकते हैं कि जो भी नेता होता है, ठीक है, वो इलेक्ट कैसे होता है, पीपल के द्वारा इलेक्ट होता है। तो आपने अब्राहम लिंकन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट सुनी होगी डेमोक्रेसी के बारे में। उन्होंने बताया है कि इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मतलब जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए चुनी जाएगी, ऑफ द पीपल मतलब लोगों में से ही कोई होगा जो सरकार बनता है, ठीक है। की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के हम लोग फीचर्स देखेंगे क्या क्या है। तो पहला फीचर तो यही है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे रूलर जो भी होते हैं, जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी है, तो इसमें जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स मेनली क्या है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, एक तरीके से रूलर्स कह सकते हैं इनको, पॉलिटिशियंस हैं। तो इनको कौन इलेक्ट करता है, पीपल, लोगों द्वारा चुने जाते हैं। एग्जाम्पल, मिलिट्री रूल इन म्यांमार और पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ इज नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज रूलर्स वर नॉट इलेक्टेड। देखिए आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किसमें डेमोक्रेसी नहीं है। तो जैसे म्यांमार हो गया, तो म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्या है, मिलिट्री रूल है। और जब मिलिट्री रूल होता है तो मिलिट्री रूल में जो भी कमांडर इन चीफ होता है मिलिट्री का, वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो जनरल मुशर्रफ थे, परवेज़ मुशर्रफ थे, वो भी जो थे वो एक तरीके से, तो वो भी आर्मी कमांडर थे, तो उनको भी हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक रूलर ही बोलेंगे, ठीक है। बाद में वो हालांकि प्रेसिडेंट हो गए थे लेकिन उनको जनता ने नहीं चुना था, ठीक है। मोनार्कीज लाइक सऊदी अरब आर ऑल्सो नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज फॉर द सेम रीजन। तो जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब में भी क्या है, मोनार्की है, राजशाही, वहाँ राजा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी को हम लोग नहीं कह सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए डेमोक्रेसी की, कि जो इलेक्शंस होने चाहिए कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। फ्री का मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि उस पर कोई बंदिश ना हो वोटिंग करने के लिए। और फेयर मतलब जिसको वोट दिया जाए उसी पे ही वोट पहुंचे, ऐसा ना हो कि ए पार्टी को वोट दिया गया और वोट पहुंच गया अपने आप से बी पार्टी को। तो ये होता है फेयर इलेक्शन। तो रियल इलेक्शन मस्ट गिव पीपल अ रियल चॉइस। तो रियल चॉइस पहली चीज़ तो देनी चाहिए, ये रियल इलेक्शंस हैं। जैसे इंडिया में है, ठीक है, चॉइसेस है हमारे पास में कि ए पार्टी को सिलेक्ट करेंगे या बी पार्टी को वोट देंगे। और अगर मन किसी पार्टी के साथ नहीं कर रहा है तो नोटा भी दे सकते हैं, नन ऑफ द अबव कह देंगे कि कोई पार्टी का जो हमारा कैंडिडेट खड़ा है वो ठीक नहीं है, तो नोटा हम दे देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड। देखिए चाइना में भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी अप्रूव बाय कम्युनिस्ट पार्टी, नो रियल चॉइस। वहाँ पर कोई रियल चॉइस है ही नहीं, वहाँ केवल एक ही चॉइस है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर है उसी को ही चुनना है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल दूसरे की बात करिए तो मेक्सिको में क्या है, सन 2000 से पहले क्या होता था, पीआरआई जो वहाँ की इम्पोर्टेंट पार्टी है, मेन पार्टी थी, वो हर इलेक्शन जीत जाती थी और कैसे, अनफेयर मीन से जीत जाती थी, मेकिंग इलेक्शंस अनडेमोक्रेटिक। तो इस वजह से इलेक्शन जो थे वहाँ के अनडेमोक्रेटिक थे। तो ऐसी कंट्री को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आगे आगे अगली प्रॉपर्टी क्या दी गई है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक पर्सन है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो, उसके पास एक ही वोट की पावर होगी और हर एक वोट की सेम वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि अंबानी का जो वोट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जो एक इंडिया का जो लास्ट में खड़ा हुआ है गरीब, उसकी वैल्यू वोट की कम है, ऐसा नहीं है। सबके वोट की वैल्यू एक ही है। every individual every adult citizen should have right to vote with equal weight। तो equal weight होना चाहिए। तो ये भी एक डेमोक्रेसी की बहुत ही बड़ी खासियत होती है, हर एक वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। एक्सेप्शन क्या है, जैसे सऊदी अरब में एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पर क्या है, वुमेन कुड नॉट वोट टिल 2015। यहाँ पर जो वुमेन थी वो वोट नहीं कर सकती थी 2015 तक, ठीक है। हालांकि अब इनको वोटिंग राइट्स दे दिए गए हैं। एस्टोनिया में क्या था, रशियन माइनॉरिटीज़ थी, इनको एक तरीके से
वोटिंग राइट्स नहीं थे। फिजी में अगर आप देखेंगे वोट वैल्यू जो है वो अनइक्वल है फिजी में। तो इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल है ये अपहेल्ड नहीं होता है, जहाँ पर वो कंट्री को हम लोग प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते हैं। आगे देखते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो अगली प्रॉपर्टी डेमोक्रेसी की क्या होती है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और राइट्स के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ में क्या है, गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। तो गवर्नमेंट जो होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज दिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, और साथ ही साथ सिटीजन को जो राइट दिए गए हैं उसको भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अब एग्जाम्पल क्या दिया गया है, जिम्बाब्वे के जो रॉबर्ट मुगाबे थे, ठीक है, इनका इलेक्शन हुआ। तो जिम्बाब्वे में जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने क्या किया, ऑपोजिशन को बहुत ज़्यादा हैरास किया, मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी, जुडिशरी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस कहा गया या अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस कही गई, और इसको भी एक अच्छी डेमोक्रेसी का उदाहरण नहीं कहा जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स होने चाहिए। ठीक है, वाई द सिंपल डेफिनेशन इज नॉट इनफ। अब देखिए यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सिंपली बात करें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जिसको जनता ने चुना, क्या वही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? तो नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो अप्लाई होती हैं। जस्ट होल्डिंग इलेक्शंस और कॉलिंग अ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक इज नॉट इनफ। देखिए केवल आपने इलेक्शंस करा दिया, लोगों ने वोट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। इसके साथ और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो हम लोग को एग्जामिन करना चाहिए किस चीज़ को, हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड, मतलब जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर हुए भी थे या नहीं हुए थे, पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए। दूसरा, हाउ मच पावर द इलेक्टेड लीडर्स हैव। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके पास पावर कितनी है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो सिटीजन के राइट्स हैं उनका रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उनको माना जा रहा है या उनको वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, अगर माना जा रहा है तो अच्छी बात है, वायलेट किया जा रहा है तो वो डेमोक्रेसी का एक अच्छा रूप नहीं माना जा सकता है। डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी जो है वो केवल गवर्नमेंट नहीं है, केवल गवर्नमेंट के बारे में नहीं बताती है, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन, की मतलब जो ऑपोजिशन है, जो दूसरी पार्टी है या जो और लोग हैं जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, तो ऑपोजिशन हो गया या जो लोग होते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए, पहली बात तो ये है। इक्वालिटी एंड फेयरनेस इन स्कूल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। दूसरी बात क्या है, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी की बात करी जाती है, फेयरनेस की बात करी जाती है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो फैमिली में हो या कम्युनिटी में हो। ठीक है, अब समरी देख लेते हैं डेमोक्रेसी के की फीचर्स हम लोग ने क्या क्या देखे। तो पहला की फीचर तो ये देखा कि रूलर जो है इलेक्टेड बाय द पीपल होंगे और सारे मेजर डिसीजन जो होंगे वो रूलर्स लेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें ऐसा होता है। दूसरा क्या है, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस। तो इलेक्शन क्या देगी, हम लोग को चॉइस देगी और फेयर अपॉर्चुनिटी देगी, जिससे हम अपने करंट लीडर को अगर उससे खुश नहीं है या उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको चेंज कर सकें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी या चॉइस हम लोग को मिलती है या लोगों को मिलती है, सिटीजन को मिलती है। दिस चॉइस इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस। तीसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल बेसिस, मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, वन पर्सन वन वोट। ठीक है, या सेम पर्सन सेम वोट, ऐसे आप कह सकते हैं कि हर एक वोट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगला क्या दिया गया है, गवर्नमेंट फंक्शंस विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट। अब गवर्नमेंट जो फंक्शन करेगी उसकी एक लिमिट होगी, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कानून बना सकती है जो सिटीजन के राइट को वायलेट करे या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, तो ऐसा कोई भी राइट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो गवर्नमेंट को लिमिट्स में वर्क करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है, सिटीजन के राइट्स को देख के चलना पड़ता है, उसको वायलेट नहीं करना रहता है। अब ये नहीं कि राइट टू लाइफ को ही वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती है। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कभी कभी क्या होती है कि नुकसानदायक भी हो जाती है, तो इसके बारे में पूछा गया है, ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है जो डेमोक्रेसी की निगेटिव बात बताता है। तो पहली चीज़ क्या है, लीडर्स कीप चेंजिंग। अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या है, जैसे मान लीजिए ए लीडर था, वो आया, उसने ठीक काम नहीं किया,
तो क्या है उसकी जगह पे दूसरा लीडर इलेक्ट कर दिया जाएगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा, इलेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्या है लीडर्स लगातार अगर सही काम नहीं करते हैं तो उनको चेंज किया जाता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी होती है। तो ये देखिए एक तरीके से ठीक भी है, एक तरीके से खराब भी है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको दोबारा लाया भी जाता है, लेकिन अगर लीडर जो है उससे लोग सेटिस्फाई नहीं है, वो अगर पब्लिक वेलफेयर के काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा भी दिया जाता है, मतलब चेंज कर दिया जाता है। तो इससे इनस्टेबिलिटी जरूर हो जाती है। तो पहला तो इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है डेमोक्रेसी। दूसरा, डेमोक्रेसी इनकरेजेस पावर पॉलिटिक्स नॉट मोरालिटी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लोग पावर के पीछे परेशान रहते हैं, पावर पॉलिटिक्स का ही पूरा खेल हो जाता है, जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं डेमोक्रेसी में। बात बिल्कुल सही है। डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब देखिए डिसीजन मेकिंग अगर कोई भी होगी तो उसमें आपको पता है डेमोक्रेसी में सबकी बात सुननी पड़ती है, जो मेजॉरिटी है, जो माइनॉरिटी है, सबकी बात सुननी पड़ती है, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब जब सबकी बात सुननी पड़ेगी, सबको लेकर चलना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है डिसीजन जो है वो थोड़े से लेट हो जाएंगे, तो डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। इलेक्टेड लीडर्स में नॉट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर द पीपल। अब देखिए कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि लोगों के लिए अच्छा क्या है, ठीक है, वो चुन के तो आ गए हैं लोगों के बीच से, लेकिन उनको लोगों के बारे में नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि चुना हो सकता है गलत तरीके से गया हो, या हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा घूसपात किया हो, कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रीबीज दिए हों जिससे लोग खुश हो गए और उनको वोट दे दिया हो, लेकिन उनको लोगों के बारे में नहीं पता, उनकी आवश्यकताओं के बारे में नहीं पता होता है। ये भी डेमोक्रेसी में देखा जाता है। इलेक्टोरल कंपटीशन लीड्स टू करप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जहाँ पर भी कंपटीशन होता है वहाँ करप्शन जरूर होता है, तो इसी तरीके से इलेक्शन में भी कंपटीशन होता है तो यहाँ पर भी करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। अब देखिए ऑर्डिनरी पीपल जो जनता होती है, सीधी सादी जनता होती है, उनको ज़्यादा पता ही नहीं होता कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन पर्सन अच्छा है, तो वो क्या करते हैं पार्टी के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर वोट दे देते हैं, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एक तरीके से फेलियर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं डेमोक्रेसी की। कंक्लूजन क्या दिया गया है, डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट एंड डज नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेसी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, ना ही ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। अब हम लोग आते हैं फॉर डेमोक्रेसी, मतलब कुछ ऐसी बातें करेंगे जो डेमोक्रेसी के लिए होंगी, मतलब जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही है। तो पहला तो ये है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, नो लार्ज फमीन इन डेमोक्रेटिक इंडिया। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि लोगों ने उनको चुना है तो उनके लिए काम करना है, नहीं काम करेंगे तो लोग उस गवर्नमेंट को रिमूव कर देंगे, मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी को या उस गवर्नमेंट को हटा के दूसरी गवर्नमेंट ले आते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा आज तक फमीन नहीं आया डेमोक्रेटिक इंडिया में, ठीक है, जैसे चाइना में फमीन आया 1958 से 61 में, ठीक है। चाइना आप जानते हैं डेमोक्रेटिक, प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है, वहाँ एक ही सरकार है, वही लगातार चलती रहती है, तो वहाँ पर देखिए फमीन देखने को मिला, लेकिन 1947 के बाद से इंडिया में अभी तक कोई बहुत बड़ा फमीन नहीं आया है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का उदाहरण है। अगला क्या दिया गया, डेमोक्रेसीज रिस्पॉन्ड बेटर टू पीपल्स नीड। अब डेमोक्रेसी जो है उससे लोगों की नीड के बारे में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाती है सरकारें। ये डेमोक्रेसी की अच्छी बात है, क्योंकि लोग हमेशा अपनी बात रखते हैं और जब बात रखेंगे तो बात सुनी भी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने अभी एक देखा होगा फार्मर्स बिल आया था, तो फार्मर्स बिल का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पहले सरकार ने कहा हम इसको नहीं हटाएंगे, लेकिन बाद में तीनों फार्मर्स बिल को क्या करना पड़ा था, जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ, पीपल की नीड कुछ और थी, तो उसको क्या करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी में अच्छी हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग। अब देखिए डिसीजन मेकिंग जो होती है डेमोक्रेसी में वो देखा जाता है कि ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डिस्कशन होता है, कंसल्टेशन होता है, सबकी बातें सुनी आती हैं, हो सकता है कोई दूसरी बात कह रहा हो, ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव सारी बातें सुनी आती हैं, जिससे एक फाइनल हम लोग कमिटमेंट में पहुँचते हैं कि हमको ऐसा ही करना है, ठीक है। स्लो तो होता है, लेकिन अवॉइड रैश डिसीजंस। जो भी रैश डिसीजन, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, जिससे गलती होने के चांसेस क्या हो जाते
जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग ऑब्वियस सी बात है अच्छी रहती है। रिजॉल्व्स डिफरेंसेस पीसफुली। अब देखिए कोई भी डिफरेंसेस हैं, अब जैसे इंडिया जैसी कंट्री इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर डाइवर्सिटी जब होगी तो हर इंसान की बातें अलग अलग तरीके की होंगी, डिमांड्स नीड्स सबकी अलग अलग होंगी, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छा है, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबकी बातें सुनी जाती हैं और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको पीसफुली रिजॉल्व भी किया जाता है। इन डाइवर्स सोसाइटीज डेमोक्रेसी अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट थ्रू पीसफुल नेगोशिएशंस, तो पीसफुल नेगोशिएशंस किए जाते हैं और डेमोक्रेसी से जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको रिजॉल्व किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मारपीट करके रिजॉल्व किए जाएंगे, नहीं, ठीक है। इन्हांसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ये भी बात बिल्कुल सही है कि इससे हर एक सिटीजन की जो डिग्निटी होती है उसको भी इन्हांसमेंट मिलता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है हर सिटीजन जो है वो इक्वल है, सबके पास इक्वल पावर्स है, इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है। पीपल आर ट्रीटेड एज रूलर्स नॉट सब्जेक्ट, जो लोग होते हैं लोगों को रूलर्स की तरह से ट्रीट किया जाता है, केवल वोटर्स नहीं माना जाता, केवल सब्जेक्ट नहीं माना जाता। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री हो गए, कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, जो इनके बहुत ही निम्न वर्ग के कर्मचारी होते हैं उनके भी जाके पैर छूते हैं, पैर कहीं धो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्यों करी जा रही हैं, क्योंकि उनको ट्रीट किया जा रहा है रूलर्स की तरह से। हालांकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर मोनार्की होती तो क्या मोनार्की में कभी कोई सोच सकता है कि राजा जाके किसी के पैर छुएगा? कभी नहीं छुएगा। लेकिन प्रधानमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, यहाँ तक कि जो छोटे मोटे और नेता होते हैं गली मोहल्ले के, वो भी ऐसा काम करते हैं जिससे उनको वोट मिल सके, तो कहीं ना कहीं लोगों को रूलर्स की तरह से ट्रीटमेंट मिलती है। अलाउज करेक्शन ऑफ मिस्टेक। अब अगर मान लीजिए क्या होता है, इसमें क्या है कि जो मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी सरकारों से डिसीजन लेने में, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि मिस्टेक्स भी करेक्ट हो सकती हैं। कैसे मिस्टेक्स करेक्ट हो सकती हैं? पहले तो सरकारों के द्वारा भी मिस्टेक करेक्ट किया सकती है, दूसरा रूलर्स को भी चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जनता ने किसी पॉलिटिकल पार्टी ए को चूज़ किया, लेकिन ए पॉलिटिकल पार्टी का जो रूलर था या जो कैंडिडेट था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो जनता क्या करती है, अपनी चीज़ों को बदल देती है, मतलब अपनी गलती को सुधार देगी और बी पॉलिटिकल पार्टी को अगली बार चूज़ करेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ अवेलेबल होती है डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर मान लीजिए मोनार्की में होती, क्या लोगों के पास कोई ऐसी सुविधा थी? तो नहीं थी। मोनार्क जो एक बार बन गया वो तो हमेशा रहेगा, जब वो मरेगा तो उसका लड़का मोनार्क बन जाएगा या उसकी लड़की कुछ बन जाएगी, तो ये सब चीज़ें रहती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। पब्लिक डिस्कशंस हेल्प आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर्स, तो पब्लिक डिस्कशन होते हैं जिससे एरर अगर कोई होता है डिसीजन मेकिंग में उसको भी क्या कर लिया जाता है, करेक्ट कर लिया जाता है। डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी दिया है एनसीईआरटी में कि डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट का मतलब क्या है। अब देखिए डेमोक्रेसी, कई लोग सोचते हैं डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि ये केवल इलेक्शन से या पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो ये गलत है, ये अधूरी बात है। डेमोक्रेसी केवल इलेक्शंस और पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं है। डेमोक्रेसी अगर आप देखेंगे तो ये फैमिली, स्कूल, पार्टीज, हर एक जगह इक्वल डिसीजन मेकिंग की बात करता है। तो डेमोक्रेसी जो है वो इक्वल डिसीजन मेकिंग की बात करता है, चाहे वो फैमिली में हो, ठीक है। फैमिली में भी अगर है तो ऐसा ना हो केवल मेल मेंबर्स हैं वही सारे डिसीजंस ले रहे हैं, फीमेल का पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो डेमोक्रेसी इसका मतलब उस फैमिली में नहीं है। तो वो फैमिली डेमोक्रेटिक फैमिली है जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों प्रॉपर तरीके से डिसीजन लें, इक्वल डिसीजन मेकिंग हो। स्कूल्स में भी वही सेम चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर ने केवल लेक्चर दिया, लेक्चर दे के चला गया, तो वो डेमोक्रेटिक टीचर नहीं है। टीचर को बच्चों को सुनना भी चाहिए कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। कोई चीज़ अगर उसको एक तरीके से नहीं समझ में आ रही तो दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, वो एक अच्छा टीचर होता है और कहीं ना कहीं वो एक डेमोक्रेटिक टीचर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पार्टीज़ में भी इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उसमें भी, अब यहाँ पार्टी का मतलब वाली पार्टी आप मत समझ लीजिएगा, क्लब वाली पार्टी, उसकी बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पर बात हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टी में भी बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए और वहाँ पर भी एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और डेमोक्रेटिक कल्चर, अब देखिए यहाँ पर भी बात करी गई है, डेमोक्रेटिक कल्चर होना चाहिए, कॉन्सेंसस होना चाहिए फैमिली में, ओपननेस होनी चाहिए क्लास में, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ये डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं लक्षण दिखाती है। यूज्ड एज बोथ। अब डेमोक्रेसी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम स्टैंडर्ड तो दिखाती है,
जैसे फ्री इलेक्शंस हो गए, तो ये डेमोक्रेसी में हम लोग को देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है, एक आइडियल सोसाइटी को भी ये डेमोक्रेसी दिखाती है, जहाँ पर कोई हंगर नहीं होगा, ठीक है, जहाँ पर फुल इक्वालिटी होगी, तो ये सब भी डेमोक्रेसी में देखने को मिल सकता है। आगे आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, जो आजकल की डेमोक्रेसी है वो कैसी डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी है, तो इंडिया की डेमोक्रेसी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए, भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब 140 करोड़ लोग अगर सोचें कि पार्लियामेंट में चले जाएंगे तो नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए क्या कर दिया गया, एक सेट बनाया गया, जैसे मान लीजिए 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट जाएगा और इन 10 लाख लोगों की बात को पार्लियामेंट तक रखेगा, ठीक है। तो ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उस डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। तो सिटीजन क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जिससे वो डिसीजंस ले सकें, उनकी बात को आगे तक रख सकें, मतलब पार्लियामेंट तक या लेजिस्लेटिव असेंबलीज तक रख सकें। नेसेसरी ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन। अब क्यों इसकी ज़रूरत है, तो सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी यही है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सारे लोगों को पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठा नहीं सकते हैं। तीसरा क्या है, पीपल डोंट हैव टाइम। अब देखिए, हर एक इंसान के पास टाइम तो है नहीं कि वो पार्लियामेंट जाएगा, ठीक है, या उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो सारे डिसीजंस ले सके डायरेक्टली, तो इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लाया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरी बात करेंगे, गुड वर्सेस बैड डेमोक्रेसी। तो इतनी बात जो हमने करी है उसको आप समझ गए होंगे उसको सुन के, कि गुड डेमोक्रेसी क्या हो सकती है, बैड डेमोक्रेसी क्या हो सकती है, उसी को ही थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दिया गया है। जैसे मिनिमल डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है, उसका मतलब क्या होता है कि फ्री इलेक्शंस होंगे, इलेक्टेड लीडर्स होंगे और फंडामेंटल राइट्स होंगे सिटीजन के पास, उसको कोई वायलेट नहीं करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, गुड डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज केवल एक ही परिवार के पास हैं और 99 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, वो खाली पेट सो रहे हैं डेली, ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए, ये भी एक अच्छी डेमोक्रेसी का उदाहरण है, तभी डेमोक्रेसी को अच्छा बोला जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर एक इंसान जो वोटिंग कर रहा है उसको अपने वोटिंग राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको जो कैंडिडेट खड़ा है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या उस डिसीजंस ले रहा है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यही पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को समझाती हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई डिसीजन लिया गया उसके वो डिसीजन सही है या वो डिसीजन गलत हुआ, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई एक नियम ए बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया और वो नियम क्या हो गया, फेल हो गया। जैसे मान लिया डिमोनेटाइजेशन की बात करी जाए, नोटबंदी जिसको कहते हैं, वो सरकार ने लागू किया। अब इसमें बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, सरकार को फ़ायदा हुआ। तो क्या है कि जो लोग को नुकसान हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो सरकार कोई भी डिसीजन अपने हिसाब से लेती रहेगी और सब गड़बड़ सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ग्राम सभा शुड अलाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन विलेजेस, एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो पूरे चैप्टर का कंक्लूजन यही है कि कोई भी कंट्री जो है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे इंडिया भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, बहुत माल नरिशमेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हंगर में अभी भी जी रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भारत में देखने को मिलती है। तो इसीलिए जैसे अमेरिका की बात भी करी जाए तो उसको भी हम लोग परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ अलग तरीके की प्रॉब्लम है। वहाँ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पता चला लोगों को बहुत ज़्यादा है, वहाँ फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वहाँ डाइवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसको पर्सनल प्रॉब्लम आप मत सोचिएगा, ये सब एक अच्छी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो परफेक्ट डेमोक्रेसी कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है, डेमोक्रेसी इज़ अ कांस्टेंट एफर्ट, ये धीरे धीरे करके डेवलप होती रहती है, तो एक कांस्टेंट एफर्ट के साथ ये चेंज होती है। सिटीजन प्ले अ की रोल इन स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग डेमोक्रेसी, तो जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन हो रही है, वो वीकन हो रही है, ये कौन चेंज करता है, वो कौन डिसाइड करता है, सिटीजन डिसाइड करते हैं, तो ये मेन रोल प्ले करते हैं।
अनलाइक मोनार्कीज और डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी नीड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है सारे सिटीजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में नहीं चाहिए होता है। तो ये कंक्लूजन था इस चैप्टर का। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में वही सब हेडिंग्स दी गई हैं, उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है। हमने उसको शॉर्ट में कर दिया था जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।